साथियों नमस्कार एंड मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत करते हैं राजनीति शास्त्र के सेशन की। शुरुआत में जैसा हमने इसके पिछले सेशन में डिस्कशन में बताया था कि किसी भी विषय को अनुशासन के रूप में विकसित करना है तो सबसे जरूरी होता है उस विषय में विचार और विचारधाराएं। साथियों ये विचार क्या होता है, विचारधाराएं क्या होती है, ये भी जानना आवश्यक है। हम एक ऐसी तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो और जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में सबके आंसर आपको बने। साथियों सबसे बड़ी बात है कि विचार और विचारधाराएं होती क्या है, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी इस सेशन में। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी के साथ साथ साथियों विवेकशील प्राणी है। आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक और विवेकशील प्राणी होने के साथ साथ वो बुद्धि तत्व के साथ ही संवेदनशीलता को भी रखता है। सामाजिक प्राणी मतलब साथियों समूह में रहने वाला। सामाजिक प्राणियों का मतलब क्या हुआ, समूह में रहने वाला। क्या मनुष्य अकेले रह करके अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए सहयोग और सद्भाव उसके लिए आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, विवेकशील प्राणी का मतलब होता है नीर क्षीर विवेक, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये उसे पता होता है। यह बात अलग है कि अपने हितों और स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसी विशेष रास्ते को अपनाता है, लेकिन विवेकशीलता हर एक मनुष्य में होती है और यह बिल्कुल व्यवहारिक रूप से सत्य है। साथियों ध्यान रखिएगा, जब मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य के यहां पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं। एक तो बुद्धि तत्व। बुद्धि तत्व का मतलब होता है इंटेलिजेंसी और इंटेलेक्चुअल डिफरेंशिया, दोनों चीजें होती हैं। सभी के लिए क्या अच्छा है और उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, इन दोनों विचारों के साथ मनुष्य चलता है साथियों। और ध्यान रखिएगा उसमें भावना और संवेदनशीलता होती है। जो भावनाएं होती हैं वही सुख दुख का आभास कराती हैं, वही अच्छे बुरे का, मित्रता का और शत्रुता का आभास कराती है। साथियों ध्यान रखिएगा, ये जो भावनाएं होती हैं शायद यही भावनाएं मनुष्य को सजीवों में सर्वोच्चता प्रदान करती हैं। ध्यान रखिएगा इन भावनाओं के साथ साथ उसमें क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं, संवेदनशीलता होती है और संवेदनशीलता के कारण ही वो रिस्पॉन्सिव हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, रिस्पॉन्सिव। किसी भी प्रघटना के लिए अपने रिस्पॉन्स को करता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। जो उसकी सीमा है, जो बौद्धिक क्षमता है, जो सोचने की क्षमता है, भावों का जो सागर उसके अंदर है, उन सारी चीजों को लेकर के साथियों को क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, प्रतिक्रिया करता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा साथियों, जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य क्या करेगा, जब प्रतिक्रिया करेगा तो उसकी प्रतिक्रिया कहां पर दिखेगी, उसकी प्रतिक्रिया ध्यान रखिएगा सामाजिक वातावरण में दिखेगी। कहां पर दिखेगी, सामाजिक वातावरण में। समाज में समूह के साथ वो रहता है, समूह से कुछ चीजों को लेता है, कुछ चीजें समूह को देता है। जिस प्रकार से लेन देन की प्रतिक्रिया होती है, ध्यान रखिएगा इस प्रतिक्रिया के साथ भाव और संवेदनाएं भी जुड़ी होती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसके जीवन में दैनिक रूप से अच्छी होती है, बहुत सारी चीजें खराब होती है। समाज में रहकर के अच्छा या खराब होता है, क्योंकि समाज में रहकर के अच्छा या खराब होता है साथियों। इसलिए ध्यान रखिएगा मनुष्य अपने सामाजिक वातावरण से निरंतर क्या करता है, अंतःक्रिया, म्यूचुअल इंटरेक्शन, अंतःक्रिया करता है। और इस अंतःक्रिया का परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इसी अंतःक्रिया के रिजल्टेंटली परिणाम स्वरूप विचारधाराओं और विचार का जन्म होता है। पहले विचार फिर विचारधारा, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया के बाद विचार और विचार के बाद विचारधारा। इसमें बहुत ही माइन्यूट अंतर होता है साथियों, उसका डिस्कशन करेंगे। यहां पर बहुत अच्छे समझिए, हम थोड़ा सा आराम से चल रहे हैं ताकि ये बेस है, ये बेस आपको क्लियर हो जाए। मैंने क्या कहा, मनुष्य सबसे पहले सामाजिक प्राणी है, विवेकशील प्राणी। सामाजिक और विवेकशील प्राणी के होने के साथ साथ वो बुद्धिपरक सोच रखता है, लेकिन उसके अंदर भावनाएं और संवेदनाएं भी होती है। इन सारी चीजों से युक्त मनुष्य क्या करता है, जब समाज में रहता है तो समाज के साथ अंतःक्रिया करता है। समाज के साथ जो अंतःक्रिया होती है, कभी कभी कुछ चीजें उसके लिए अच्छी होती हैं, कभी कभी बुरी होती है। अच्छी और बुरी चीजों का परिणाम क्या होता है, वो अपने विचार देता है, अपने विचार देता है। और यही विचार जब सुव्यवस्थित हो जाते हैं तो विचारधारा बन जाते हैं। साथियों एक छोटा सा एग्जांपल देंगे। सपोज मान लीजिए आप अपने जीवन में किसी का भला करते हो, आप अपने जीवन में किसी का भला करते हो, जिसका भला करते हो आप उससे मान लीजिए अपेक्षा रखते हो, अपेक्षा सभी रखते हैं कि आपने उसका भला किया, कल वो आपके बारे में अच्छा सोचेगा। लेकिन फिर से भविष्य में उसने आपके साथ बुरा कर दिया, तो आप क्या करोगे, एक ये सामाजिक अंतःक्रिया हुई और इस अंतःक्रिया में आप उसके प्रति एक विचार बनाओगे, एक विचार बनाओगे। जब यही विचार सुव्यवस्थित हो जाएगा, सभी के सामने आ जाएगा, ध्यान रखिएगा संबद्ध हो जाएगा, संबद्ध मतलब विचारों की संबद्धता हो जाएगी, तो यही विचारधारा बन जाएगा। साथियों बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स क्या होता है, देन थॉट्स क्या होते हैं। ध्यान रखिएगा विचारधाराएं क्या होती हैं।
प्रतिक्रिया, मैंने आपको बताया जो चीज वही चीज यहां पर लिखी हुई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है चिंतनशील और भावना प्रधान व्यक्ति। चिंतनशील और भावना प्रधान व्यक्ति विभिन्न समस्याओं जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, किसी भी पक्ष की समस्या हो सकती है, विभिन्न समस्याओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, केरल में एक मंदिर था, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा, केवल आपको सामान्य रूप से एग्जाम्पल दे रहा हूं। धार्मिक, केरल में एक मंदिर था, मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। जब महिलाओं का प्रवेश वर्जित था तो महिलाओं के मन में इस वर्जन या मना करने के पीछे एक भाव ये आया कि उन्होंने आंदोलन किया कि भाई हमें भी प्रवेश मिलना चाहिए। आपके जो भी तर्क आप दे रहे हैं वो सब तर्क ठीक है, लेकिन हम मानव संसाधन का आधा हिस्सा है और हम भी उस ईश्वर की पूजा करते हैं, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें प्रवेश मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ये कहीं ना कहीं एक विचार आया, जब विचार संपुष्ट हो गया तो विचारधारा बन गया। विचारधारा पहले क्या बना कि महिलाओं का प्रवेश मंदिर में नहीं होना चाहिए, बाद में क्या बना, महिलाओं ने एक विचारधारा बनाई कि हमें भी पूजा करने का अधिकार है इसलिए हम प्रवेश करेंगे। ठीक है, एक चीज समझ में आ रही है कि विचारधारा कभी भी क्या हो सकती है, विरोधाभासी भी हो सकती है, उनमें मतभेद भी हो सकता है। इसी को विचारधाराओं का साथियों संघर्ष भी कहते हैं, आगे समझेंगे। यहां पर केवल आपको समझना है जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या सांस्कृतिक किसी भी पक्ष की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं में व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करता है। क्या करता है, प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करता है। सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, वर्तमान समय में पेंडेमिक कोरोना चल रहा है, कोरोना में आप देखेंगे सभी की अर्थव्यवस्था खराब है, स्कूल कॉलेजेस आज भी बंद है, कोचिंग क्लासेस आज भी बंद है, सभी के अपने अपने तर्क हैं, सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। सरकार ये प्रतिक्रिया दे रही है कि जीवन अमूल्य है, जीवन की सुरक्षा करना है, इसलिए हमें क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। पब्लिक ये कहती, जनता ये कहती सोशल डिस्टेंसिंग ठीक है, लेकिन हम काम तो करें। काम कैसे करें, काम करेंगे तभी धन आएगा, तभी परिवार चलेगा, और काम नहीं करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में तो हो सकता है कि भूख से मौत हो जाए। अगर हम सामान्य रूप से एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो रोज कमाता और रोज खाता, उसके लिए तो संकट का ये क्या हो गया, समय हो गया। मतलब क्या हुआ साथियों, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि प्रतिक्रिया क्या है, हमें काम करने दो। सरकार ने काम करने से मना किया, काम करने व्यक्ति निकला, उसने बोला हमें काम करने दो। सरकार ने क्या किया, अपने दल और बल, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस से क्या किया, पकड़ के जेल में डलवा दिया, थाने बंद करवा दिया। व्यक्ति ने कहा हमें कार्य करने दीजिए, ये जरूरी है हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए। प्रतिक्रिया दी, रिस्पॉन्स दिया। अब रिस्पॉन्स को ध्यान रखना है कि रेलेवेंसी से यहां नहीं जोड़ना है, केवल प्रतिक्रिया क्या होती है, कोई भी घटना प्रघटना सोच है, उस सोच को क्या करना, घटना प्रघटना से संबंधित करके क्या करना, अभिव्यक्त करना। अब साथियों यहां पर देखेंगे कुछ चीजें और समझने के लिए है। ये एक सामान्य रूप से आपका बेस में बता रहा हूं, इस क्लास के बाद आपको विचारधारा के बारे में कोई समस्या नहीं होगी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बस निरंतरता के साथ आप बने रहिए। साथियों ध्यान रखिएगा, जब प्रतिक्रिया क्या होती है साथियों, अब हम यहां विचार देख रहे हैं, विचार क्या होता है। जब प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी, बुद्धिपरक। बुद्धिपरक मतलब एक इंटेलेक्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बात को तार्किक रूप से क्या करता है, सिद्ध करता है। ठीक है ना, जब प्रतिक्रिया बुद्धिपरक हो जाती है तो ध्यान रखिएगा यही क्या बन जाती है, विचार बन जाती है। क्या बन जाती है साथियों, विचार बन जाती है। प्रतिक्रिया में कोई जरूरी नहीं है कि बुद्धि हो, प्रतिक्रिया इमोशंस पे आधारित हो सकती है। किस पे आधारित हो सकती है, इमोशंस पे आधारित हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूं। प्रतिक्रिया इमोशंस पे आधारित हो सकती है, ध्यान रखिएगा साथियों। इमोशंस पे आधारित प्रतिक्रिया संपूर्ण समाज की भलाई के लिए हो, कोई आवश्यक नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। साथियों ध्यान रखिएगा, यहां पर बुद्धिपरकता से तात्पर्य है कि आपने जो बात कही वो बात कहीं ना कहीं अधिक से अधिक लोगों के लिए क्या है, समझने लायक है और ज्यादा प्रासंगिक है, ज्यादा रेलेवेंट है। ध्यान रखिएगा, उसी को हम क्या कह देंगे साथियों, विचार कह देंगे। जो विचार होता है, जो विचार होता है साथियों ध्यान रखिएगा, जब वो स्पष्टतः अभिव्यक्त हो जाता है, स्पष्टतः अभिव्यक्त हो जाता है, संबद्ध मतलब जो विचार होंगे, ध्यान रखेंगे विचारों की श्रृंखला का क्या होगा, अंतर संबंधन होगा, संबद्ध, और साथ में रखिएगा व्यवस्थित प्रतिरूप। एक स्पेसिफिक फॉर्मेट हो जाए उसका, व्यवस्थित प्रतिरूप हो जाए तो ध्यान रखिएगा वही क्या बन जाएगा, आपका विचारधारा बन जाएगी। साथियों उसको नोट डाउन करते रहिएगा, क्या बन जाएगी, विचारधारा बन जाएगी। ध्यान रखिएगा विचारधाराओं को हम ये भी कहते हैं कि ये विचारों का विज्ञान है। क्या है साथियों, विचारों का विज्ञान है। यहां पर ध्यान रखेंगे कि जब विचार क्या बन जाता है साथियों, सामने लिखा हुआ है कि जब विचार क्या हो जाएगा, स्पष्टता, अभिव्यक्त, संबद्ध और व्यवस्थित प्रतिरूप के आधार पर सामने आएगा तो विचारधारा बन जाएगा। सारे संसाधन, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सारे संसाधन उनके पास होने चाहिए जो रिस्क लेते हैं और रिस्क लेके उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, एक विचार हुआ।
ठीक है, एक विचार हुआ। मार्क्सवाद कहता है संसाधन उनके पास होने चाहिए जो श्रम करता है और श्रम करके उत्पादन को संभव बनाता है। ठीक है, सारे विचार जो व्यवस्थित हो गए, ध्यान रखिएगा, संबद्ध हो गए, स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो गए, अब वही विचारधारा का स्वरूप ले लेंगे। ठीक है, जब पहली बार यह बात कही गई तो तार्किक रूप से सही लगी कि जो श्रमिक हैं, हम मार्क्सवाद की बात करें, साम्यवाद की बात करें, समाजवाद की बात करें, एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं। अगर यह बात कही गई कि जो श्रमिक हैं वो श्रम करते हैं, संसाधनों का उपयोग करके क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो यह आवश्यक है कि उत्पादन के संसाधनों पर उनका अधिकार हो। पहली बार यह विचार रखा गया। जब यह क्रमबद्ध रूप से विचार क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रचारित हो गया, तो इसी को मार्क्सवाद कह दिया गया। मार्क्स के फॉलोअर्स ने, अनुयायियों ने क्या कह दिया, मार्क्सवाद। वाद मतलब विचारधारा। अब यहां पर एक बात मैं और कह दूं कि जो विचारक होता है वो तो या स्वयं क्या करता है, अपने विचार को एक स्पेसिफिक क्या करता है, डिनोमिनेशन, नाम दे देता है, या फिर उसके अनुयायी क्या करते हैं, उसके अनुयायी या शिष्य क्या करते हैं, अपने गुरु या अपने टीचर की विचारधारा को एक नाम दे देते हैं। जैसे भी मार्क्स की चर्चा चली तो मार्क्स ने अपने विचारों को मार्क्सवाद तो नहीं कहा, मार्क्स ने केवल एक विचार दिया जिसको हम कहते हैं सोशलिज्म, और लास्टली कम्युनिज्म, साम्यवाद, समाजवाद और साम्यवाद, लेकिन उसको मार्क्सवाद नाम दे दिया। क्यों? उसके बाद के जितने भी लोग उसके फॉलोअर्स बने, उसके विचारों को पसंद करने वाले बने, उन्होंने उसको विचारधारा का स्वरूप देकर के नाम दे दिया मार्क्सवाद। मौ त्से-तुंग बोलते हैं, स्टालिन बोलते हैं, लेनिन बोलते हैं, मार्क्सवाद। ठीक है, बट वो है क्या, साम्यवाद। मार्क्सवाद क्यों बोल दिया, पहचान उस व्यक्ति से जुड़ गई। सत्य और अहिंसा सभी को पता है, भगवान बुद्ध ने भी बताई थी ये चीजें, महावीर ने भी बताई थी। अब गांधी जी ने जब सत्य, अहिंसा और ट्रस्टीशिप की बात की तो उसको बोल दिया गया गांधीवाद। क्या बोल दिया गया, गांधीवाद। गांधी जी ने खुद तो गांधीज्म बोला नहीं, किसने बोल दिया, उनके फॉलोअर्स ने, उनके अनुयायियों ने। मतलब क्या है कि विचारधारा को नाम देने की एक परंपरा चली आ रही, खासकर आधुनिक युग में, क्योंकि आप बुद्धवाद या महावीरवाद तो पढ़ते नहीं है। मतलब क्या हुआ, ये एक वर्तमान आधुनिक समय की घटना है कि विचारधाराओं को क्या किया जाता है, विशेष नाम दे दिया जाता है। साथियों, नाम या तो स्वयं चिंतक दे सकता है, चिंतक नहीं देता तो उसके फॉलोअर्स दे देते। ये छोटी सी बात ध्यान रखिएगा। चलिए साथियों, आगे चलते हैं, विचारधारा के बारे में कुछ चीजें और चर्चाओं में लेनी है। देखिए, अब हम मैकफर्सन की चर्चा करेंगे, जिन्होंने विचारधारा के संबंध में एक बहुत ही शानदार कोटेशन कहा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ कोटेशंस ऐसे होते हैं जिसको पूरा पढ़ लेना चाहिए, याद नहीं करना, पढ़ने के बाद वो अपने आप क्या करते हैं, इंटरलिंक कर देते हैं, किस व्यक्ति का कोटेशन है, किस व्यक्ति का ये डेफिनेशन है। अब ध्यान रखिएगा, बोलते हैं ये कि विचारधारा का अस्तित्व प्राचीन काल में भी था, विचारधारा का अस्तित्व प्राचीन काल में भी था, लेकिन इस शब्द का अधिक प्रचलन वर्तमान में हुआ है। देखिए, विचारधारा क्या प्राचीन काल में नहीं थी? हमने अभी कहा कि बुद्ध ने सत्य और अहिंसा की बात कही। बुद्ध तो आज से क्या है, आप देखेंगे 2500 साल पहले थे। हमने बोला सुकरात ने तर्क विद्या और प्रयोजन मूलक विद्या की बात की है और आकृति सिद्धांतों का महत्व बताया सत्य का ज्ञान करने में। अब आकृति सिद्धांत का महत्व या प्रयोजन मूलक व्याख्या या उद्देश्य का महत्व जीवन में क्या है, कैसे भौतिक गतिविधियों, भौतिक वस्तु स्थिति से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है व्यक्तियों के लिए, इन सारी चीजों को किसने बता दिया? सुकरात ने आज से 2500-3000 साल पहले, या फिर बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले। तो क्या ये नई बात है, पुरानी बात है? नई बात तो नहीं है। मतलब क्या है कि विचारधारा का प्रचलन प्राचीन काल में भी था, लेकिन इस शब्द का अधिक प्रचलन वर्तमान में हुआ। पहले जो सुकरात की विचारधारा थी उसको क्या पहले विचारधारा कहा जाता था? नहीं कहा जाता था। ये जो शब्द है, ये शब्द कब सामने आता है साथियों, कब ज्यादा यूज किया जाता है? तो वर्तमान समय में सॉरी, आगे देखेंगे। वर्तमान में विचारधाराओं ने जन आंदोलन को प्रेरणा दी। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, विचारधाराओं ने जन आंदोलन को प्रेरणा दी है। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं साथियों, फ्रांस की क्रांति। सभी ने फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, सुनिए फ्रांस की क्रांति। हम फ्रांस की क्रांति ग्लोरियस रेवोल्यूशन बोल सकते हैं, गौरवमय क्रांति भी ले सकते हैं, या हम रूसी क्रांति ले सकते हैं, अमेरिकी क्रांति ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्रांति ले ली फ्रांस की क्रांति 1789। जन आंदोलन, शब्दों पर गौर करिएगा कि विचारधाराओं ने जन आंदोलन को प्रेरणा दी है। यदि रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति ना होती। रूसो ने क्या कहा था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उसके विचार लोगों को पसंद आ गए, उसके विचार लोगों को पसंद आए, और पसंद आए तो लोगों ने कहा नहीं, व्यवस्था ऐसी ही होनी चाहिए। जन आंदोलन को प्रेरित करती है विचारधारा, जन आंदोलन को प्रेरित करती है। ध्यान रखिएगा, जन आंदोलन को कैसे प्रेरित कर रही है, तो ध्यान रखेंगे, विचारधारा में कही गई बातें लोगों के दिमाग में असर डालती हैं, और वो असर फिर क्या करता है? समाज में आंदोलन करता है, देश में आंदोलन करता है। चलिए आगे चलते हैं सॉरी, आगे चलते हैं साथियों, कुछ चीजें और देखेंगे साथियों यहां पर
कि जो विचारधारा है, विचारधारा के अर्थ के बारे में अलग अलग रूप से परिभाषाएं दी गई हैं, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, राजनीतिज्ञों के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा। सभी क्या करते हैं, राजनीति या विचारधारा, केवल राजनीति को भी हम छोड़ दें, केवल विचारधारा की बात करें, चाहे राजनीति में हो, समाज में हो, अर्थ में हो, कहीं भी हो, विचारधारा को अपने तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ विचारधारा, विचारधारा की एक्चुअल मीनिंग क्या होनी चाहिए। साथियों देखेंगे सबसे पहले स्ट्रॉस, ह्यूप और पॉसिनी। स्ट्रॉस, ह्यूप और पॉसिनी क्या कहते हैं। यहां पर भी मैंने क्या कहा था साथियों आपसे कि केवल कुछ परिभाषाओं को पूरा देखना है, बाकी हमें पंचवर्ड से ही परिभाषाओं को समझना है, उससे आप देखेंगे विचारधाराओं का अर्थ भी आपको समझ में आ जाएगा। बोल रहे हैं सिद्धांतों और प्रतीकों का समूह। विचारधारा क्या है साथियों, सिद्धांतों और प्रतीकों का समूह है। विचारधारा सिद्धांतों और प्रतीकों का समूह है। कौन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉस, ह्यूप और पॉसिनी कहते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि भविष्य के आदर्श समाज अथवा राज व्यवस्था का विवेचन करती है। विचारधारा क्या करती है, अब इसमें राजनीतिक पुट आ गया कि भविष्य के आदर्श समाज, ये सामाजिक पुट आ गया, और राज व्यवस्था का विवेचन करती है। अगर ये स्टेटमेंट में ये वर्ड्स आ जाए तो किसकी स्टेटमेंट, किसकी डेफिनेशन होगी साथियों, तो ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रॉस, ह्यूप और पॉसिनी की डेफिनेशन होगी। क्या बोला, सिद्धांतों और प्रतीकों का समूह। ये शब्द ध्यान रखिएगा, सिद्धांतों और प्रतीकों का समूह ही विचारधारा होती। साथियों देखेंगे भविष्य के आदर्श समाज अथवा राज व्यवस्था का विवेचन भी करती है। भविष्य में आदर्श समाज कैसा हो, यह विचार के आधार पर ही बताया जाता है। राज व्यवस्था कैसी हो, यह भी विचार के आधार पर बताया जाता है। थोड़ा थोड़ा आपको अर्थ स्पष्ट होता होगा, अब आगे देखेंगे पूरी तरीके से अर्थ स्पष्ट होगा। सबसे पहले देखेंगे नेक्स्ट, डैनियल बेल। डैनियल बेल क्या कहते हैं साथियों, देखेंगे डैनियल बेल कहते हैं कि विचारक के लिए सत्य उसके कार्य में है। ठीक है ना, जो विचारक है, जो विचार देता है, उसके लिए सत्य क्या है, उसके लिए सत्य वही कार्य है, वही विचार है जिसमें वो डूबा हुआ है, जिससे किसी चीज का विश्लेषण करके चीजों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा साथियों, डैनियल बेल कहते हैं कि विचारक के लिए सत्य उसके कार्य में निहित है। एक बार इसको देख लिया करें, इसको लिख लिया करिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने पैडलफोर्ड और लिंकन। पैडलफोर्ड और लिंकन ने अपनी बात कही विचारधारा के संदर्भ में। यह बात अपने आप से विचारधारा के अर्थ से जुड़ी हुई है। देखेंगे विचारधारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मूल्य तथा लक्ष्यों से संबंधित विचारों का निकाय है। विचारधारा है क्या, तो ध्यान रखिएगा, बोलते हैं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मूल्य, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मूल्य तथा लक्ष्यों से संबंधित विचारों का निकाय। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मूल्य तथा इनके लक्ष्यों से संबंधित, लक्ष्य मतलब उद्देश्य, ध्यान रखिएगा, इनके लक्ष्य से संबंधित विचारों का निकाय। किसका निकाय साथियों, ध्यान रखिएगा, विचारों का निकाय, विचारों का तंत्र, द सिस्टम, सिस्टम ऑफ द थॉट्स। विचारों का निकाय ही विचारधारा कहलाती है। ध्यान रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मूल्य तथा लक्ष्यों से संबंधित। मूल्य क्या होते हैं साथियों, तथ्य क्या होता है। सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, यह क्या हो गया साथियों, एक तथ्य हो गया, एक तथ्य हो गया। प्रधानमंत्री मोदी की यह अपेक्षा है, यह उद्देश्य है कि भारत एक मजबूत राष्ट्र बने और सभी को रोजगार मिले। यह एक मूल्य हो गया साथियों। मूल्य होता है आपकी भावनाएं, आपकी अपेक्षाएं, जो आपकी भावनाएं और अपेक्षा है उससे जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जो तथ्य होते हैं साथियों, वो वाइड स्प्रेड ट्रुथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, सार्वभौमिक सत्य होते हैं और सभी के लिए एक जैसे होते हैं। मनुष्यों की दो आंखें होती हैं, एक तथ्य, ठीक है, नजर तथ्य है, लेकिन नजरिया मूल्य है, नजरिया मूल्य है। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी सी बातें साथियों, इसको सीखते हुए चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट, स्नाइडर और विल्सन क्या कहते हैं। स्नाइडर और विल्सन क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक विचारधारा जीवन, समाज एवं शासन के प्रति निश्चित विचारों का समूह है। सबसे पहले एक बात यहां पर भी आ गई, वहां पर भी, कि विचारों का निकाय या विचारों का समूह सभी ने कहा है, मतलब एक से ज्यादा विचारों को एक साथ ले लेते हैं क्रमबद्ध व्यवस्था में, व्यवस्थित व्यवस्था में, तो क्या हो जाता है साथियों, विचारधारा हो जाती। क्या बोल रहे हैं ये, जीवन, समाज और शासन के प्रति, जीवन के प्रति, मानव जीवन के प्रति, समाज, जहां पर बहुत सारे मनुष्य एक साथ मिलकर के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, एक दूसरे के हितों का ध्यान में रखते हुए अपने हितों की पूर्ति करते हैं, साथ में ध्यान रखिएगा उसी का बड़ा रूप है शासन, ठीक है, के प्रति निश्चित विचारों का समूह। हर एक व्यक्ति का मानव जीवन के संदर्भ में कुछ विशेष मान्यताएं होती और वो विचार अभिव्यक्त करता है, ठीक है ना।
ध्यान रखिएगा, समाज के संदर्भ में मान्यताएं होती हैं, समाज के संदर्भ में कुछ विचार होते हैं। कुछ लोग समाज को बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतरक्रियात्मक मानते हैं, लेकिन कुछ लोग समाज को विध्वंसकारी भी मानते हैं। विचार, सबके अलग अलग विचार होते हैं साथियों। ध्यान रखिएगा, शासन के प्रति विचारों का समूह। शासन के प्रति विचार क्या हो सकते हैं? हो सकता है साथियों, आप में से कुछ लोग ये चाहते हो कि भारत में समाजवाद रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग चाहते होंगे कि निजीकरण होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, ताकि आरक्षण जैसी व्यवस्था को क्या किया जाए, रोका जा सके, और जो सर्वाधिक योग्य है उसे ही कार्य मिले। यह एक विचार है। जबकि वहीं पर कुछ दूसरे लोग कहते होंगे नहीं, आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं को आगे भी चलाना चाहिए, क्योंकि समाज का जो कमजोर तबका है उसको भी राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करना है। तो दोनों ही बातें अपनी जगह सही है, दोनों ही विचार अपनी जगह सही है। देखिए, विचार सही या गलत है, इनके बीच में अंतर विरोध है, एक अलग बात है, बट एक विचार है। विचार है क्या, इसका अर्थ आप समझ रहे हो। चलिए आगे चलेंगे साथियों, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है। देखेंगे वेबस्टर यूनिफाइड विश्वकोश क्या कहता है। वेबस्टर यूनिफाइड विश्वकोश, जो वेबस्टर एनसाइक्लोपीडिया है, उसमें विचारधारा को बहुत अच्छी तरीके से साथियों और इन शॉर्ट में समझाने की कोशिश की गई है, या उसका अर्थ बताने की कोशिश की गई। बहुत शानदार बात लिखी गई है। देखेंगे, बोला जाता है कि विचारधारा क्या है, विचारों का विज्ञान है। यहीं पर सारी बातें समाप्त हो जाती है। अपने आप में गागर में सागर है। क्या है? गागर में सागर। कि विचारधारा क्या है साथियों? विचारों का विज्ञान है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है कि दर्शन शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो क्या है, विचारों का आधार अनुभव और अनुभूति होता है। विचारों का आधार क्या होता है साथियों? अनुभव और अनुभूति। अनुभव मतलब होता है चीजों को आप देखते हैं, देख करके आपके अंदर जो भी कौशल है, जो भी तर्क है, जो भी बुद्धि है, जो भी भाव है, जो भी संवेदना है, उसके आधार पर आप उस चीज के बारे में एक मस्तिष्क में प्रतिबिंब बना लेते हैं। वही विचार हो जाता है, वही विचार हो जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि व्यक्ति अथवा किसी चिंतन संप्रदाय, चिंतन संप्रदाय मतलब जैसे हमने मार्क्सवाद बोल दिया तो चिंतन संप्रदाय, व्यक्ति मतलब जैसे हमने गांधी जी बोल दिया, चिंतन संप्रदाय के विचारों की पद्धति, के विचारों की पद्धति, ठीक है ना। एक व्यक्ति या किसी चिंतन संप्रदाय के विचारों की पद्धति, अर्थ को कितने शानदार तरीके से बताया गया साथियों। देखेंगे, सबसे पहले विचारों का विज्ञान है। क्या कह दिया गया? विचारों का विज्ञान है। उसके बाद अगर दर्शन शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो विचार अनुभव और अनुभूति, व्यक्ति के अनुभव और अनुभूति पर आधारित होते हैं। और तीसरा कहा गया साथियों, बहुत अच्छी बात कही गई है कि अगर किसी व्यक्ति की बात करें या चिंतन संप्रदाय की बात करें तो दोनों के लिए विचारों की एक विशेष जो पद्धति होती है वही विचारधारा कहलाती है। ये देखिए, ये सारे के सारे जो आपको एस्पेक्ट्स मैंने बताए, इन एस्पेक्ट से आपको इस समझ में आ गया होगा साथियों कि विचारधारा एक्चुअल है क्या, उसका अर्थ क्या है। आगे जब हम विचारकों को पढ़ेंगे, विचारधाराओं को पढ़ेंगे, तो ये शब्द को लेकर दिमाग में किसी प्रकार का संशय नहीं कौंधना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि विचार और विचारधारा क्या है, विचारक किस प्रकार की बात कहना चाह रहे हैं, उसका विचार और विचारधारा, कौन सी चीज केवल विचार रह गई, कौन सी चीज विचारधारा बन गई। आगे देखेंगे साथियों। नेक्स्ट, सबसे बड़ी बात है कि निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं? विचारधारा विचारों का विज्ञान है। देखिए, निष्कर्ष हमने अपने हिसाब से ऐसा बनाया हुआ है कि एक बार पूरा जो विचारधारा के बारे में आपके अंदर जो अर्थ है, उस अर्थ को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट प्रतिबिंब, मिरर इमेज बन जाए। देखेंगे कि विचारधारा विचारों का विज्ञान है। क्या लिखा हुआ है? विचारधारा विचारों का विज्ञान है जो मानव स्वभाव और सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या करता है। जो मानव स्वभाव और सामाजिक परिवर्तनों की क्या करेगा? व्याख्या। मनुष्य के स्वभाव और साथ में समाज में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करेगा। हम विचारधारा के निष्कर्ष स्वरूप यहां पर क्या कर रहे हैं? एक पैराग्राफ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखेंगे, यह भविष्य में आदर्श समाज की व्यवस्था तथा उस व्यवस्था के प्रति, देखेंगे, उस व्यवस्था की प्राप्ति के लिए साधन पद्धतियों का भी वर्णन करता है। बहुत अच्छी बात लिखी हुई साथियों कि विचारधारा विचारों का विज्ञान है जो मानव स्वभाव और उसके सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या करता है। यह भविष्य में आदर्श समाज की व्यवस्था तथा उस व्यवस्था की प्राप्ति के लिए साधन पद्धतियों का भी वर्णन करता है। क्या करता है? साधन पद्धतियों का भी वर्णन करता है। यह चीज बहुत अच्छे से साथियों आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है।
चलिए आगे चलते हैं, कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है यहां पर हमें देखना है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष क्या कह रहा है साथियों। निष्कर्ष कह रहा है कि जब हम विचारों के विज्ञान की बात करेंगे तो ये विचारों का विज्ञान सबसे पहले मानव स्वभाव, सामाजिक परिवर्तन, मानव स्वभाव और सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या। किसकी व्याख्या? मानव स्वभाव और सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या। उसके बाद देखेंगे ये भविष्य में क्या है, ये भविष्य में आदर्श समाज की व्यवस्था तथा उस व्यवस्था की प्राप्ति के लिए साधन पद्धतियों का भी वर्णन करता है। बहुत अच्छी बात कही गई है, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहां पर हमने गागर के सागर के रूप में आपको विचारधारा के अर्थ को बिल्कुल 3-4 लाइनों में बता दिया। साथियों चाहे तो नोट डाउन कर लिए जल्दी से 5 सेकंड में, फिर हम आगे चलते हैं चीजें, या आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए बात होती है कि जो विचारधारा है, इस विचारधारा का गुण, प्रकृति या विशेषता क्या है। इस विचारधारा का गुण, प्रकृति या विशेषता क्या है। साथियों यहां पर देखेंगे कि गुण, प्रकृति, विशेषता की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विचारधारा, जैसे गुण, प्रकृति, विशेषता का मतलब होता है ऑल अबाउट दी विचारधारा, सभी चीजें इसके बारे में पॉइंट दर पॉइंट आपको समझाते जाते चीजें समझ में आ जाएंगी। बस निरंतरता के साथ आप अपने मस्तिष्क को क्लास में बना करके रखिए। देखिए सबसे पहली बात है, जब हम बात करते हैं आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल में जो विचारधारा का युग है, कब से शुरुआत इसकी मानी जाती है, तो इसकी शुरुआत मानी जाती है, हम कह सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई है वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। शुरुआत क्यों मानी जा सकती है, वहां से शुरुआत क्यों मानी जा सकती है साथियों, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, शुरुआत इसलिए मानी जा सकती है क्योंकि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद, ये कुछ बातें हैं। इन बातों को सबसे पहले, जब स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं रूसो याद आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि एक बात कही जाती है कि विचारकों में रूसो जैसा विचारक नहीं होता तो शायद फ्रांसीसी क्रांति भी नहीं होती। ये जो बातें मैंने कही, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, रूसों के द्वारा कही गई बातें, जनरल विल, देखेंगे आगे रूसों के बारे में जब पढ़ेंगे तब, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद, इन सभी चीजों का जो संदेश मिलता है, जो एंशिएंट रिजीम थी फ्रांस में, जो पुरातन व्यवस्था थी, उस चरमराती हुई पुरातन व्यवस्था से लोगों को जो तकलीफ हो रही थी, उस तकलीफ से उनको मुक्ति दिलाने के लिए एक ही तरीका था कि एक हिंसात्मक क्रांति हो जाए। एक्चुअल ये क्रांति बास्तील के पतन के बाद समाप्त हुई। आप इसको थोड़ा सा और पढ़िएगा, देखिएगा कि विचारों का क्या महत्व रहा और क्रांति के पश्चात जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों में विचारों ने क्या भूमिका निभाई, किस प्रकार से फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की स्थापना हुई, एंशिएंट रिजीम को कैसे समाप्त किया गया। ये चीज थोड़ा सा हिस्ट्री में आप पढ़ सकते हैं साथियों, बाद में हम देखेंगे इसको शासन एवं राजनीति में इसका पुट आएगा। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो विचारधारा है वो विचारधारा बेसिकली फ्रांस की क्रांति से ही आधुनिक समय में शुरू होती है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद कि इनकी उत्पत्ति कैसी होती है, ध्यान रखिएगा साथियों। तो इनकी उत्पत्ति आप देखेंगे मानव और उसके सामाजिक पर्यावरण में अंतरक्रिया के पश्चात होती है। मनुष्य और उसके आसपास का जो परिवेश है, ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। क्योंकि क्लोज सिस्टम, बंद व्यवस्था कोई नहीं है। बंद व्यवस्था मतलब बाहर की चीज अंदर नहीं जा रही, अंदर की चीज बाहर नहीं आ रही, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे अगर सामान्य रूप से हम अपनी शरीर की बात करें तो अगर ठंडी का मौसम अभी जैसे मान लीजिए आएगा तो ठंडी के मौसम में आपको स्वेटर पहनना पड़ेगा। गर्मी का मौसम आएगा तो आप क्या करोगे, हल्की टी शर्ट पहनोगे। मतलब क्या है, बाहर का परिवेश कहीं ना कहीं आपके शरीर को प्रभावित कर रहा है, वैसे ही बाहर का सजीव और निर्जीव परिवेश आपके विचारों को भी प्रभावित करता है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मनुष्य और पर्यावरण के बीच में क्या होता है, जो अंतरक्रिया होती है वही विचारों की जन्मदाता होती है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट विचारधाराओं के संबंध में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें साथियों। ये बिल्कुल बेसिक सेशन चल रहा है, इसके बाद जब हम विचारकों पे आ जाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा, जैसे चीजें उसी क्लास में हमेशा के लिए क्लियर हो जाए आपकी। नेक्स्ट देखेंगे कि कोई भी राजनीतिक विचारधारा पूर्ण सत्य नहीं होती। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि पूर्ण सत्य नहीं होती, पूर्ण सत्य नहीं होती। जब भी किसी पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं तो थॉट है, विचार है एक या समूह का, किसी एक या समूह का विचार है। कोई जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो, कोई जरूरी नहीं कि सत्य हो, लेकिन एक किसी विशेष विधा को क्या कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, सत्य प्रस्तुत कर रहा है। ये बात विचारधारा में कोई जरूरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण का साधन है।
विचारधारा सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण का साधन है। इससे आप क्या समझते हैं? सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण का साधन है। ध्यान रखिएगा, सामाजिक परिवर्तन, समाज में परिवर्तन। राजा राममोहन राय ने कहा स्त्रियों की शिक्षा जरूरी है, सती प्रथा को खत्म करना। एक विचार दिया उन्होंने, विचार इसलिए दिया जो स्त्रियों की भलाई के लिए था। वो बात अलग है कि उस समय जो एक रूढ़िवादी प्रथा थी, उस प्रथा के अनुसार वो विचार क्या था, गलत था, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के समाज के लिए वो बात अच्छी थी। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन। जब किसी भी सामाजिक विसंगति को खत्म करने की कोशिश की जाती है तो हमेशा किसी नए विचार के साथ की जाती है। जो विचार होता है वो पुराने ऐसे प्रथाओं को, मान्यताओं को बदलने की कोशिश करता है, लोगों को बदलने के लिए मानसिक रूप से तैयार करने की बात करता है, जो किसी न किसी के लिए हानिकारक है। हमारे देश में आप देखेंगे पहले जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यहां पर छोटा और बड़ा का एहसास होता था, ऐसा समाज में लगता था। तो निम्न जातियों के लिए फिर क्या किया गया, जो विचार था कि भाई सभी को समानता दी जाए, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बना तो उसमें इस बात का ध्यान रखा गया और समाज की जो एक एंशिएंट पुरानी व्यवस्था थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की, समाप्त कर दी गई। जबकि निम्न जातियों के लिए एक और व्यवस्था की गई कि उच्च जातियां इनको परेशान न कर सके, इसलिए क्या किया जाए, इनकी सुरक्षा के लिए अलग से प्रावधान किया जाए। सामाजिक परिवर्तन। आज जैसा समाज में समानता का भाव दिख रहा है, राजनीतिक प्रयासों से, राजनीतिक विचारों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन के लिए जो कार्य किए गए उस प्रयासों से, क्या वो भाव आज से 2000 साल या 500 साल या 700 साल पहले था? नहीं था। सामाजिक परिवर्तन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण का मतलब क्या होता है? मार्क्सवाद, फिर से मैं कहना चाहूंगा, उत्पादन के साधनों पर किसका हाथ होना, किसका अधिकार होना चाहिए? उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों का अधिकार होना चाहिए, ना कि पूंजीपतियों का अधिकार होना चाहिए। विचार क्या करते हैं? समाज को स्वयं नियंत्रित करते हैं। ईश्वर का विचार, ईश्वर के लिए विचारधारा समाज में हर एक व्यक्ति को एक सीमित दायरे में जीवन को लेकर के चलने के लिए बाध्य करती है। भले वो भय, लेकिन कहीं ना कहीं बाध्य करती है। मतलब नियंत्रण, समाज का नियंत्रण मतलब एक से ज्यादा व्यक्तियों के समूह का नियंत्रण। आगे देखेंगे साथियों, जब हम मार्गेंथाउ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मार्गेंथाउ की। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने कहा है कि जो विचारधारा है विदेश नीति को छुपाने, ध्यान रखिएगा, विदेश नीति को छुपाने का आवरण होता है। मार्गेंथाउ के इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो विचारधारा के एक विशेष लक्षण को भी प्रकट कर रही है कि जब हम विदेश नीति की बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, तो ये विचारधारा क्या करती है साथियों? विचारधारा क्या करती है? विदेश नीति का जो मूल है, जो विदेश नीति का जो एक मूल इंटरेस्ट होता है किसी देश का, उसको छुपा ले जाती, छुपाने का काम करती है। छुपाती इसलिए है क्योंकि वो देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पे केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए क्या करता है, जुड़ता है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से या किसी अन्य देशों से, वो क्या करता है, संबंध बनाता है। मुझे उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही है साथियों। चलिए आगे करते हैं, कुछ चीजें और देखते हैं विचारधाराओं के बारे में, फिर सेशन को हम खत्म करेंगे। देखिए, जो विचारधारा का उदय होता है, ध्यान रखिएगा, और जो विकास होता है वो सामाजिक पर्यावरण के अनुरूप होता है। किसके अनुरूप होता है साथियों? सामाजिक पर्यावरण के अनुरूप होता है। सामाजिक पर्यावरण के अनुरूप होता है, इसका मतलब क्या है? बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सामाजिक पर्यावरण के अनुरूप होने का मतलब है कि व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज के तथ्यों के आधार पर ही क्या करता है, उसके विचारों का जन्म होता है। हम देखेंगे, अगर हम आज से करीब 70 साल पहले जाएं तो हम औपनिवेशिक साम्राज्य का शिकार थे। अगर हम देखेंगे 200 वर्षों से अधिक समय तक हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया। अब जब 200 वर्षों से अधिक समय तक उन्होंने राज किया तो उस समय में हमारे देश में रहने वाले जो भी बुद्धिजीवी थे वो किसका विचार बनाएंगे? सबसे पहले स्वतंत्रता का और नागरिक अधिकारों का, इसी का विचार बनाएंगे। ठीक है ना? आप देखेंगे कि जिस प्रकार का सामाजिक परिवेश होता है, ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार का सामाजिक पर्यावरण होता है उसी प्रकार से वहां पर उन विचारों को जन्म मिलता है। ठीक है ना? मैंने छोटा सा एग्जाम्पल भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में आपको बताया। साथियों ध्यान रखिएगा, इसके बाद जब हम समस्त विचारधाराओं की बात करेंगे तो उनकी प्रकृति एक समान नहीं होती। समस्त विचारधाराओं की प्रकृति एक समान नहीं होती, इनके मध्य विभेद होता है। क्या होता है? विभेद या मतभेद हो सकता है। मैंने थोड़ी देर पहले इस मतभेद की चर्चा की, फिर से एक एग्जाम्पल दे देता हूं। एक विचार है पूंजीवाद और दूसरा विचार है साथियों साम्यवाद या समाजवाद। क्या दोनों विचार एक ही विचारधारा या एक ही दिशा में लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं? नहीं करते।
पूंजीवाद की सोच बिल्कुल अलग है। वो कहता है कि सारे संसाधन उन निजी हाथों में दे दो जो रिस्क लेकर के प्रोडक्शन करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे सकें। यहां पर सरकार लेजर फेयर होनी चाहिए, केवल पॉलिसी मेकिंग का काम करे, नीति निर्माण का काम करे, बाकी कहीं भी बीच में हस्तक्षेप ना करे। लेकिन वहीं साम्यवाद क्या कहता है? साम्यवाद, समाजवाद, पहले समाजवाद की बात करेंगे फिर साम्यवाद की। समाजवाद यह कहता है कि भाई सरकार के अधीन संसाधन होने चाहिए, कभी निजी व्यक्तियों के अधीन नहीं होने चाहिए, उससे भेदभाव और विषमताएं बढ़ती। आगे चल करके साम्यवाद बोलता है कि सरकार को भी क्या कर दो, सरकार के वर्ग को भी समाप्त कर दो, संसाधन केवल किसके पास होने चाहिए? आम जनता के समुदाय के पास होने चाहिए। विचारों में मतभेद है, मतभेद होने के कारण विचारों में संघर्ष भी होता है। साथियों क्या होता है? संघर्ष भी होता है, जिसे हम विचारधाराओं के संघर्ष के नाम से जानते हैं। देखिए एक चीज साथियों ध्यान रखिएगा कि हर एक विचार का कोई ना कोई नायक होता है, कोई ना कोई प्रतीक होता है, कोई ना कोई सिंबल होता है, और उस सिंबल को लेकर के, उस नायक को लेकर के, उस विचारधारा के बारे में आगे और विवेचन किया जाता है और शोध किए जाते हैं। तो साथियों आज विचारधाराओं के बारे में हमने बेसिक सेशन यहां लिया, क्योंकि आगे चल करके विचारकों को पढ़ना है। बहुत अच्छे से इन चीजों को साथियों नोट डाउन करते जाइए, और मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब अपकमिंग नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? अब विचारकों का डिस्कशन शुरू करेंगे। बहुत अच्छे से चीजों को आत्मसात करिए, एक ही उद्देश्य रखिए कि आपको सफल होना है। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।